ये जो घर आप देख रहे हैं, ये जो जगह आप देख रहे हैं, हम जो हैं नेपाल में हैं। अगर यकीन नहीं होता तो आप ये नंबर देख सकते हो, ये रेड नेम प्लेट है और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। देखो, बागमती प्रदेश, बागमती जो रिवर बहती है, प्रदेश मेरे ख्याल में शायद ज़िले को कहते होंगे। अब जो है जैसे कि आप देख रहे होंगे, अभी अजीत भी आपको नहीं दिख रहा है, तो इसके पीछे एक बड़ी ट्रैजिक स्टोरी है। हम 2 बंदे निकले थे नेपाल के लिए, लेकिन पहुंचा सिर्फ एक ही है। क्या बना रहे हो? पराठे? पराठे तो बीवी बनाई थी। तुम्हें हार्ड लेबर वाला काम दिया, मैनुअल? इजी होता है यार, एक बार प्रैक्टिस में आ जाओ ना। गुड मॉर्निंग हो गई। कौन से पराठे बन रहे हैं यार? ये भी कमाल नहीं बन रहे। अच्छा, किस चीज़ के? एक तरह से मैं ही बना रहा हूँ। किस चीज़ के बन रहे हैं यार? किस चीज़ के बना रही है यार? अच्छा, आलू की सब्जी रोटी। चलो कोई बात नहीं, नहीं पराठे नहीं। बाय बाय। चलो दोस्तों, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। अब पता नहीं हम नेपाल में रहेंगे या गुड़गांव में। टाइम कितना हो रहा है? हम आदमी नहीं है इंटरनेशनल फ्लाइट्स के। देखो, टाइम हो रहा है 9:25 और फ्लाइट है हमारा 11:55 की। यानी कितना टाइम है हमारे पास? लगभग 2 घंटे ज़्यादा। पहुंचना भी तो है अभी घर पे हम। चलो सुनो, एक और चैलेंज है सुदीप की बाइक, गाड़ी की बैटरी थोड़ा ढेसा है, इस पर थोड़ा धक्का मारना है। दोस्तों समय हो गया है 9:50 समझ लो, और 11:55 की हमारी वो है। 1 घंटा 2 घंटा 5 मिनट। और ऐसे टाइम पे सिग्नल भी आपके साथ मजे लेते हैं। 74 मतलब लगभग ये 170, मतलब ऐसे से कुछ से देख रहे हैं, लगभग 3 मिनट से बनता है। Continue for 2 kilometers. कुछ नहीं है यार वैसे तो। चल ठीक है फिर, ओके टाटा। एयरपोर्ट तो हम समय से पहुंच गए थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं ही इंडिया से नेपाल के लिए निकल पाया। अजीत को एयरपोर्ट पे ही रोक लिया। ये बगल वाली जो खाली सीट आप देख रहे हो, ये अजीत के लिए ही रिजर्व्ड थी। प्लेन भले ही इंडिया से नेपाल जाने के लिए उड़ान भर रहा था, लेकिन मेरे मन में खुशी नहीं थी। अब भी मन कर रहा था कि काश कुछ भी करके एयरलाइन वाले अजीत को मेरी बगल वाली सीट पे बैठा दें। एयर एशिया में आपको एक फ्री मील दी जाती है और साथ ही मीठे में चोको लावा केक था। पता नहीं कैसे, लेकिन केक खाने के बाद मेरा मन थोड़ा प्रसन्न हुआ। और हाँ, अगर आप नेपाल जाते वक्त प्लेन की लेफ्ट साइड में कोई भी विंडो सीट रिजर्व करते हो, तो प्लेन से ही आपको नेपाल के अद्भुत हिमालय दर्शन होते हैं। मुझे इन चोटियों के नाम तो नहीं पता, लेकिन ये विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ हिमालय की चोटियों में से एक है। अब मैं नियति के खेल को स्वीकार कर चुका था और अकेले ही नेपाल में लैंड होने के लिए तैयार था। नेपाल में लैंड हो चुके हैं और एक्चुअल में लग ही नहीं रहा है कि नेपाल आया हूँ। ऐसा लगा दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी और देहरादून आ गया हूँ। कुछ वैसी ही फील आ रही है। तो यहाँ पे मेरा एक दोस्त है, उन्होंने मतलब किसी को भेजा है, उनके भाई हैं, उनके जानने में हैं, वो पिकअप के लिए आए हैं। तो हालांकि हम 2 लोग होते, लेकिन फ़िलहाल मैं अकेला हूँ। देखो यहाँ पे आप देखोगे जितने भी पर्सनल व्हीकल हैं उनकी लाल नंबर प्लेट है, तो यहाँ पे रेड यूज़ करते हैं। और जो ये टूरिस्ट के लिए है उसका ग्रीन है, बाकी जो कमर्शियल व्हीकल है उनका ब्लैक है। ये जो घर आप देख रहे हैं, ये जो जगह आप देख रहे हैं, हम जो हैं नेपाल में हैं। अगर यकीन नहीं होता तो आप ये नंबर देख सकते हो, ये रेड नेम प्लेट है और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। देखो, बागमती प्रदेश, बागमती जो रिवर बहती है, प्रदेश मेरे ख्याल में शायद ज़िले को कहते होंगे। अब जो है जैसे कि आप देख रहे होंगे, अभी अजीत भी आपको नहीं दिख रहा है, तो इसके पीछे एक बड़ी ट्रैजिक स्टोरी है। हम 2 बंदे निकले थे
नेपाल के लिए, लेकिन पहुंचा सिर्फ एक ही है। देखो, अपनी कहानी शुरू होती है गुड़गांव से। आज अपनी फ़्लाइट थी 11:55 की, ठीक है, 12 बजे भी आप कह सकते हो। तो तकरीबन 9:30 बजे जो है हम सुदीप के घर से पालम से निकल जाते हैं एयरपोर्ट के लिए। यानी कि लगभग आधे घंटे में हमारा आइडिया था कि हम 10 बजे तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद 2 घंटे हमारे पास बचेंगे जो भी चेक इन वगैरह की प्रोसेस होती है उसके लिए। हम पहुंचे कुछ 10:10-12 पे, यानी लगभग 2 घंटे पहले हम पहुंच ही गए। अब जैसे यूजुअली होता है डोमेस्टिक फ़्लाइट में आप जाते हो तो एक आधार कार्ड आप पकड़ते हो और साथ में जो भी आपका टिकट वगैरह आपके हाथ में है या फ़ोन में है। क्योंकि नेपाल के लिए जो है पासपोर्ट नहीं लगता, तो मुझे लगा कि शायद आधार कार्ड से हो जाएगा। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। जो चेक इन करते हैं उन्होंने कहा कि आधार कार्ड नहीं, अगर आप नेपाल जा रहे हैं तो इधर आपको वोटर आईडी चाहिए या आपको पासपोर्ट चाहिए। किस्मत से, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि अगर आपको नेपाल में सिम खरीदनी है तो आप जो है पासपोर्ट लेके जाएं। ऑल्दो इंडियन जो भी हैं उनको, इंडियन सिटीजन को पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं पासपोर्ट ले गया था। मैंने कहा चलो ये रहा पासपोर्ट, तो मैं जो है अंदर एंटर करता हूँ एयरपोर्ट के। मेरे पीछे अजीत था। अजीत ने कहा कि मेरे पास जो है वोटर आईडी नहीं है या फ़ोन में है, और पासपोर्ट तो उसका खैर है ही नहीं, उसने पासपोर्ट नहीं बनाया है। तो फिर वहाँ पे एयरपोर्ट की जो पुलिस रहती है उन्होंने कहा सर बिना पासपोर्ट या बिना वोटर आईडी के आप जो है अंदर नहीं जा सकते, जिसकी हम दोनों को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैंने थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश की। मैंने कहा सर मैं साथ में ही है, मैंने साथ में ही फ़्लाइट बुक की है, प्लीज़ आप इसको भी अंदर आने दो। तो उन्होंने कहा कि हम अंदर ऐसे अलाउ नहीं कर सकते। इधर आप एक काम कीजिए, एयर इंडिया का काउंटर है लास्ट में, आप उनसे पता कीजिए कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो अजीत जब एयर इंडिया के काउंटर के पास जाता है तो वो कहते हैं नहीं, वोटर आईडी चाहिए, वो भी उसकी हार्ड कॉपी चाहिए। हमने डिजिटल कॉपी निकालने की कोशिश की, जैसे तैसे कुछ ऑनलाइन से निकाला, तो भी जो है वो नहीं माने। किसी ने कहा, किसी अदर थर्ड पर्सन ने कहा कि जो है डिजी लॉकर ट्राई कर सकते हैं, बट डिजी लॉकर में भी अजीत का लॉगिन नहीं था और वो जो आईडी थी वो ट्रेस नहीं हो रही थी। अब इस पूरी प्रोसेस में, मतलब जब हम ये कि वोटर आईडी मिल जाए या वोटर आईडी की हार्ड कॉपी हम किसी तरीके से जुगाड़ कर पाएँ, जैसे हम सोच रहे थे या तो प्रिंट कहीं से ले आएँ या उसके घर से मंगाना तो खैर फिजिबल नहीं था, या ऑनलाइन किसी तरीके से एक्सेस कर पाएँ, या बस जुगाड़ कर रहे थे कि कैसे ना कैसे ये लोग कन्विंस हो जाएं। हमें लग गए लगभग 1 घंटा, यानी कि ठीक 11:15 के आसपास मैं जो है वापस से चेक इन काउंटर में जाता हूँ, क्योंकि अब तक मैं ये सोच रहा था कि क्या हम दोनों के लिए मैं कैंसिल कर दूं या मैं निकल जाऊं या बस से प्लान करें। हालांकि जब तक हम ये सोच रहे थे, इस दौरान कुछ समय बाद जो है सुदीप की वाइफ ने इसकी डिजिटल कॉपी ऑनलाइन निकाल दी थी। जिस तरीके से आधार कार्ड की निकलती है उसी तरीके से वोटर आईडी की भी निकल जाती है। तो अजीत वापस से एयर इंडिया के काउंटर में गया और उसने कहा कि ये डिजिटल कॉपी है, क्या मैं अब इसके थ्रू जा सकता हूँ? तो उन्होंने मना कर दिया। सिंपली उन्होंने कहा कि हार्ड कॉपी चाहिए, जबकि होना कुछ नहीं है, उसी डिजिटल कॉपी की हार्ड कॉपी बनती है, वही लैमिनेट होके मतलब एक हार्ड कॉपी बन जाती है, उसके बाहर लैमिनेशन लग जाता है। बट रूल्स आर रूल्स। तो अजीत को जो है चेक इन नहीं करने दिया। अब हम जो कर सकते थे वो हमने किया, और अब 2-3 थॉट दिमाग में आ रहे थे, या तो मैं भी जो है उसके साथ कैंसिल करूं, कल हम बस से निकलें, क्योंकि फ्लाइट का बजट हम एग्जॉस्ट कर चुके थे। बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी। तो कुछ ऐसा दिमाग में आया कि यार एटलीस्ट मैं फ्लाइट से निकल जाता हूं और कल उसके लिए फ्लाइट या बस तो अपन कर ही देंगे। तो मैं बड़ा मायूस था, और लगभग जैसा मैंने बताया आपको 11:15 पे मैं काउंटर पे पहुंचता हूं, और उसके बाद वो मुझे भी चेक इन करने के लिए मना कर देता है। कहता है कि सर आप जो है कुछ 10 या 12 मिनट लेट है। अब तक जो है मतलब थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन अब मेरा दिमाग घूमना शुरू हो गया था। मैंने कहा सर चेक इन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको लगेज डालना है। मेरे पास लगभग अब भी अगर 11:15 से आप देखोगे तो 40-50 मिनट ऑलरेडी है मेरे पास। तो जिस तरीके से मैंने जैसे तैसे कन्विंस किया, और उसके बाद मैं भागा। मूड मेरा थोड़ा सा ऑफ था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब मैं क्या प्रोसेस चल रही है, क्या होता है। जैसे तैसे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डाले मैंने, बस भागा। उसके बाद भी मतलब खैर मैं जब एक्चुअल में फ़्लाइट बोर्ड होनी थी, बोर्डिंग टाइम से थोड़ा लेट हो गया था, बट डिपार्चर से पहले पहुंच गया था। 15-20 मिनट पहले पहुंच गया था, मेरे ख्याल में 11:35 के आसपास में पहुंच गया था, और 11:55 पे फ्लाइट में निकलना था। देखो, जैसे ही इंसान जो है दुख से बाहर निकलने लगता है, तो अब वो एनालाइज कर लेता है कि जो जड़ है, मतलब दुख है किस बात का, मतलब ये किस बात का बुरा लग रहा है। तो मैंने कहा बस 2 बातें हैं। पहली, एक दोस्त का साथ,
क्योंकि अगर वो मेरे बगल में होता, हम बैठ के ऐसे पीक गिन रहे होते, अरे वो वाली एवरेस्ट है, वो वाली अन्नपूर्णा है, वो ये है, वो ये है, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, इसको चढ़ेंगे, उसको चढ़ेंगे, इधर उधर की बातें करते तो एक हो गया साथ। दूसरा अब जो बुरा लग रहा था वो था पैसा, कि अब दोबारा टिकट करनी पड़ेगी, तो जो है दोबारा से वापस से टिकट के पैसे लगेंगे। तो पहली समस्या यानी साथ जो था, जो हमारा छूट गया, उसका सोल्यूशन ये है कि यार इतना कैजुअल एटीट्यूड नहीं रखें कि यार कहीं जाना है तो बस बैग पैक करा और निकल दिए। आप देखें कि मतलब उस देश जिस आप जा रहे हैं वहाँ पे क्या रिक्वायर्ड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेपाल या भूटान, इनमें हमें पता है कि पासपोर्ट नहीं चाहिए, बट स्टिल वोटर आईडी चाहिए या ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए या व्हाटसोएवर जो भी कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए अदर देन पासपोर्ट, उसका आप पता करें ताकि हमारी जैसी गलती आप ना करें। और दूसरी बात जो बुरी लग रही थी, पैसा। तो पैसा बढ़िया कमाओ ताकि छोटी मोटी जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं ये कभी आपको बुरा लगे ही ना इनका। उसके बाद जो है मैं अकेले नेपाल पहुंचता हूँ। इमिग्रेशन की जब लाइन लगती है तो कुछ बढ़िया नेपाली क्रिएटर्स मिल जाते हैं मेरे को, उनसे मस्त बातें होती हैं, लगेज वगेज उठाता हूँ अपना, और बाहर निकल के जो है यहाँ पे सिम काउंटर्स हैं, तो निकलते ही आप सिम ले सकते हो। वो जो प्राइजेज़ हैं उसकी मैं एक फ़ोटो लगा दूंगा, मैंने वहाँ पे एक फ़ोटो ली थी। साथ में वहीं पे बहुत सारे जो है करेंसी एक्सचेंज वाले भी रहते हैं, तो आप हाथ के हाथ वहीं पे करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो, और अगर आपने इंडिया से करेंसी एक्सचेंज नहीं कराई है तो। उसके बाद मैं जो है बाइक पे इस जगह पे पहुंचता हूँ। यहाँ पे पहुंचने की कहानी कुछ ऐसी है कि मेरा दोस्त है अंकित और मेरी बहन का क्लासमेट है। तो पिछली बार जब मैं नेपाल आने का प्लान कर रहा था तब उसने मुझे कहा था कि आप जब नेपाल आओगे तो यहाँ पे जो है उनका गेस्ट हाउस है, और अभी तो खैर अंकित यहाँ पे नहीं है, तो उसने अपने एक कलीग को भेजा, मुकेश भाई को, जो मुझे जो है बाइक से रिसीव करने आए, और उनके साथ मैं बाइक में जो है इस गेस्ट हाउस में पहुंच गया हूँ। ये उनके ऑफिस का गेस्ट हाउस है, सॉर्ट ऑफ जैसे एक घर है उसी को गेस्ट हाउस कम छोटा सा ऑफिस में कन्वर्ट किया हुआ है, बड़ा सुंदर सा है। टन टना तो ये जो है अपना रूम है, बढ़िया जो है हीटर भी लगा हुआ है, तो ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं। ये जो कहानी थी, जो ट्रेजिक स्टोरी आपने सुनी, इसमें एक दुख की बात और है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो ये मेरा बैग है और इसमें आपको ये बहुत सारी वायर वगैरह दिख रही होंगी, है ना, ये रिमोट भी दिख रहा होगा, बैटरीज हैं इसमें, ढेरों वायर हैं, लैपटॉप है, लेकिन इसमें कोई भी कैमरा नहीं है, इसलिए इस वक्त भी मैं जो है ये फ़ोन में शूट कर रहा हूँ। ये देखो किस्मत से फ़ोन और इसका ट्राइपॉड मेरे पास आ गया है, तो मैं सब कुछ जो है मुझे फ़ोन से शूट करना पड़ रहा है। हालांकि मेरी इतनी इच्छा हो रही थी, मैं जो है फ्लाइट में लेफ्ट वाली साइड था, आप भी कभी फ्लाइट करोगे नेपाल की तो लेफ्ट वाली साइड में बैठना, इतनी प्यारी पीक्स दिख रही थी ना, मैंने जूम लेंस सेट किया हुआ था कि जब दिखेंगी तो मैं मस्त करके मतलब फ्लाइट से ही जूम मारूंगा। खैर नहीं हो पाया, हालांकि मैंने अजीत को बोला है अगर वो फुटेज आ गई तो मैं दिखा दूंगा आपको। तो ये कहानी है, और ये जो है अपना गेस्ट हाउस है, ये किचन है, और किचन की लाइट कहाँ है, ये किचन है। तो यहाँ पे एक आंटी आती हैं जो बनाती भी हैं, और चाहे तो हम खुद ही बना सकते हैं। तो फिलहाल आज अकेले हूँ मैं यहाँ पे, और मस्त करके, मस्त तो क्या करेंगे, एक बार कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत जो है घूमें, बाहर निकलता हूँ, थोड़ी भूख भी लग रही है मेरे को, और अगर समय है तो फिर मंदिर भी चले जाएंगे। यहाँ से मेरे ख्याल में 2.5 से 3 किलोमीटर पे पशुपतिनाथ है, तो मंदिर होके आएंगे। नेपाल में जो है एक ऐप चलती है इन ड्राइव करके, जिस तरीके से हमारे वहाँ रैपिडो, ओला वगैरह चलती है, तो इससे आप बाइक, कैब, लग्जरी कैब सब कुछ बुक कर सकते हो। तो जहाँ पे मैं रह रहा था, मेरे स्टे से लगभग 2.5 किलोमीटर पे पशुपतिनाथ है, तो कुछ 85 के आसपास में मैं जो है वहाँ पहुँचने वाला। क्या नाम है भैया आपका? भीम। भीम? हाँ, नाम तो बड़ा खतरनाक है आपका। क्या मजा आता है मतलब बाइक वाले ये इस काम में? एकदम मजा। हाँ वैसे काम बढ़िया है ना। तो ये यहाँ कब से शुरू हुआ है ये बाइक वाला, मतलब काफी पहले से है? ये 2 साल हुआ था। अच्छा 2 साल हुआ अभी। हाँ लेकिन बढ़िया है ना, क्योंकि इसमें कम में भी हो जाता है। टैक्सी वगैरह में थोड़ा ज्यादा लगता है। तो भीम भाई के साथ हम जो है पशुपतिनाथ पहुँचने वाले हैं। हालांकि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, 6 बजे से आरती शुरू हो जाती है, बट खैर आरती तो आरती है, थोड़ा सा आरती देखते हैं। ये नहीं 7 बजे से होता है। अच्छा 7 बजे से शुरू होता है?
ओ ये तो और अच्छी बात है, फिर थोड़ा आगे पहले बैठ जाएंगे। बढ़िया सिस्टम था इनका, जो बाइक वाला था फटाफट से पहुंच गया मेरे ख्याल में 5-6 मिनट में। और ये मैंने एंट्री ले ली है। अभी अंधेरे में फ़ोन से कुछ खासा तो दिखाई देगा नहीं। ये रास्ता है मंदिर का। जब से मैं आया हूँ इतनी बातें और पता नहीं क्या क्या था कहने को, बोलने को, लोगों से बात करने को। ना मैंने शूज़ चेंज किए, ना जीन्स चेंज की, ना अपर चेंज किया। ये पतला सा है। अब मेरे को जो है ठंडा लग रहा है ज़बरदस्त। आरती में बैठूंगा तो और ठंडा लगेगा। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं। ये देखो रुद्राक्ष भी रखी हुई है, इनको छिलके जो है। ये रुद्राक्ष आप ही के वहाँ का है? अच्छा, खरीद के लाए? खरीद के लेके आना पड़ेगा, क्या पर यहाँ पर पेड़ नहीं, गाँव में होता है। अच्छा हाँ, एक पेड़ हमारे गांव में है ऐसा, उत्तराखंड में। इसीलिए मैं देख के रुक गया। तो है कितने का ये, कैसे देते हो? अच्छा, एक पीस का। हाँ सही है। भैया मुझे कह रहे हैं कि अगर नेपाली सीखनी है, कोई भी भाषा सीखनी है, तो उनके साथ बैठ के ही सीखनी है। भैया एक दो कुछ सिखाओ मेरे को। जैसे कि मान लो मैं ये पूछूं कि ये रुद्राक्ष कितने का है, तो कैसे पूछेंगे? एशो काती हो। एशो काती हो। काती हो मतलब कितने का है। अब देखो आगे सब ऐसे ही पूछूंगा सबसे। काती हो। काती हो, ठीक। यानी इसको मतलब ये। हाँ, आपका नाम क्या है? कल्याण। कल्याण, ठीक है कल्याण भाई, फिर मिलेंगे, बाय। तो ये जो है प्रसाद के तौर पे 2 रुद्राक्ष मैंने ले ली है, पंचमुखी। और अब जो है मंदिर के अंदर एंट्री लेते हैं। अरे अंकल बोलते ही तो गलती कर दी तूने। ये लोग बड़े मतलब स्वीट से भी हैं और ऑनेस्ट से भी हैं। अभी जिनसे मैंने रुद्राक्ष ली तो मैं गलती से गलत नोट चला गया, क्योंकि मेरा ध्यान नहीं गया, क्योंकि अभी मेरे को पहचानने में भी नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये बड़ा नोट है, खुद ही वापस कर दिया। बाबा पशुपतिनाथ, भोले बाबा पशुपतिनाथ। वहाँ आरती हो रही है, ये प्रॉपर भीड़ लगी हुई है। अगर आप समय से नहीं आए तो नहीं देख पाओगे। देखो ये जो है मेन मंदिर है, और बिल्कुल यहाँ पे जो एकदम कीर्तन टाइप हो रहा था, जो आरती हो रही थी वो हो रहा था, और बिल्कुल सामने ही मंदिर है। यहाँ की जो आरती होती है वो मतलब वैसी नहीं होती रिकॉर्डेड टाइप्स। मस्त मतलब बोलते हैं भजन वगैरह, और उसी के साथ जो है आरती गाई जाती है एक तरीके से, और सब उसमें शामिल भी होते हैं। हालांकि मैं बहुत लेट आया, तो ये ना दिन में क्लोज़ होता है मेरे ख्याल में 2 से 5 तक, और 5 बजे फिर से खुलता है। तो जैसे मैंने वैसी पुलिस वालों से पूछा, तो उन्होंने कहा अगर आपको बिल्कुल सामने से देखनी है तो 2 तरीके हैं, या तो आप जल्दी आ जाओ 5 बजे आके और बैठ जाओ। दूसरा तरीका ये है कि 1500 नेपाली रुपए आपको देने हैं, एक सॉर्ट ऑफ रसीद कटती है। फैमिली के 5 मेंबर, 5 या उससे कम, आप जो है आरती में हिस्सा ले सकते हो, आरती कर सकते हो बाकायदा। तो उसमें कुछ रुद्राक्ष की माला वगैरह भी आखिरी में वो पहनाते हैं, तो वो भी एक तरीका है, आप बिल्कुल सेंटर में आ सकते हैं। ये देखो ये ना स्टेयर्स टाइप की बनी हुई है, और मंदिर के बिल्कुल ऑपोजिट में। तो अभी तो खैर आरती ख़त्म हो गई, लेकिन मैं काफ़ी देर से यहाँ पे बैठा हूँ। मेरे बिल्कुल सिदाई में एकदम ऐसे देखोगे, एकदम बिल्कुल आँखों के सिदाई में इस लेवल पे मंदिर है। और कसम से मतलब जो मज़ा आ रहा है ना, वो भी अकेला बैठा हूँ मैं, कोई नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आरती हो चुकी है। बड़ा आनंद आ रहा है, कुछ बोलने का मन भी नहीं कर रहा है। मैं शायद आपसे इसलिए भी बोल रहा हूँ। हाँ, एक और चीज़ मैंने रियलाइज़ की, अकेले में मैं कैमरे के साथ बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि शायद जो बातें मैं अजीत के साथ करता था, अब मैं वो कैमरे में कर रहा हूँ, आप सबके साथ कर रहा हूँ। दूसरा, मैं पॉजिटिव गिना रहा हूँ आपको, सोलो अगर आप ट्रैवल करते हैं। दूसरा, मैं बहुत फोकस्ड हूँ, मतलब मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, किस समय पे जाना है, मेरा वॉलेट कहाँ है, चीज़ें कैसी हैं, टाइम कितना हो रहा है, समय से आगे पहुँचना है, घर जाना है, व्हाटएवर। तो बहुत ही अवेयरनेस और अलर्टनेस फील हो रही है, एकदम सचेत। तो फ़िलहाल कुछ समय और यहाँ पे बैठता हूँ आराम से, और टाइम मेरे ख्याल में भी 7:30 हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। तो 8 बजे तक बैठने के बाद जो है वापसी रूम पे निकलेंगे।
ऐसा कुछ मैं पहली बार देख रहा हूँ। हालांकि मैंने वीडियोस में देखा है जो क्या बोलते हैं वाराणसी वगैरह के जो उनके वहाँ के जो घाट हैं वो भी कुछ इसी तरीके की वाइब आती है कि एक साइड घाट है फिर आरती हो रही है। तो मैंने ये पहली बार देखा है ना, इसकी एक अलग वाइब है। देखो जैसे वहाँ पे अभी चिता भी जल रही है, एक यहाँ पे जल रही थी, ये उन्हीं के रिलेटिव्स हैं। अच्छा हाँ, एक तो देखो चिता जलाने के लिए ले भी आए हैं और यहीं पे आरती हो रही थी। ये पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूँ। तो बस कुछ नहीं कहना अभी, मस्त बैठता हूँ फिर बात करूँगा। क्लोजिंग के टाइम पे बंदर देखो प्रसाद लेके पूरे मंदिर के चारों तरफ घूम रहे हैं। बाप रे, कुछ कुछ बहुत प्यारे भी हैं, थोड़ा डर भी लग रहा है। ये फूल खा रहा है। घाट की ना अपनी एक अलग वाइब है। मतलब पॉसिबली जैसे हरिद्वार के या वैसे जो घाट होते हैं वहाँ पे तो जनरली जलाया ही जाता है, वहाँ आरती नहीं होती है। बट ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है ना कि चिता भी जल रही है, एक तरीके से मुक्ति भी मिल रही है और वहीं भजन भी हो रहे हैं, तो वो डर वाली फीलिंग भी नहीं है, अचंभव करने जैसा पता नहीं अलग है। मतलब कि बनारस जो है जाना होगा। सैम बटाला भाई से भी हमने 1 दर्जन केले लिए हैं। इंडियन रुपीस में 100 रुपए, नेपाली में मतलब शायद 170-80 कह रहे थे। इंडिया मुंबई महाराष्ट्र है ना। हाँ मुंबई शिवजी पार्क। हाँ शिवजी पार्क, दादर। हाँ दादर वगैरह वहाँ सब घूमे। सेब क्या चलते हैं यहाँ पे? सेब 240 और टमाटर 100 रुपए, 100 नेपाली रुपए ना। और गोभी 180। गोभी महंगा है यहाँ, नेपाली 180 भी है। हाँ हमारे वहाँ आजकल गोभी बहुत सस्ता हो रखा है, मतलब 30 रुपए किलो। यहाँ पे भी सस्ता रहता है लेकिन हम लोग का हाँ लाने का दिक्कत है ना, अंदर की तरफ हो गया। क्या नाम बोला था आपने? सैम बटाला। बटाला सरनेम बड़ा खतरनाक है यार आपका। ठीक है बटाला भाई। अभी शायद मैं लेट हो गया हूँ, नहीं पूरा लेट भी नहीं हुआ हूँ, 8 बज गए हैं। थोड़े केले वेले ले लिए हैं, ज़्यादा भूख नहीं लगी है, खाना नहीं भी मिलेगा तो 1-2 केले खा के काम चल जाएगा। फिलहाल जो है शॉप्स वगैरह बंद हो गई थी तो मैंने सोचा है कुछ थोड़े से नूडल्स मैगी वगैरह खाई है। यहाँ कुछ ये वाली चाउमिन मैगी मिलती है, चाओ, तो आज जो है हम चाओ खाएंगे। देखो इसके अंदर ऑलरेडी कुछ ओनियन फ्लेवर्ड ऑयल है और ये कुछ टेस्ट इन्हेंसर वाई मसाला, साथ में चिली पाउडर। आज कुछ डिफरेंट होने वाला है। इस पैकेट में लिखा है कि अनलाइक ऑर्डिनरी नूडल्स वाई इज प्री कुक्ड, फ्लेवर्ड एंड फ्राइड। मतलब ये ऑलरेडी हल्के फ्राई किए हुए हैं, बस बॉयल वाटर में डालना है और जो इनका ऑनियन ऑयल और ये सब टेस्ट इन्हेंसर है ये डालना है और तैयार। टेस्ट भी सही है, मतलब मैगी जैसा तो नहीं है क्योंकि उसका मसाला अलग रहता है, बट अच्छा है। खाते खाते मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे भूख लगी थी। अब जो है डिनर हो गया है, अच्छे से आराम कर लेते हैं। आज के दिन में मतलब पता नहीं क्या क्या हो गया, बहुत उतार चढ़ाव थे, इतना कुछ है कि दिमाग प्रोसेस भी नहीं कर सकता। एक टाइम तो ऐसा लगा जाऊँ ना जाऊँ, क्या करूँ, अजीत के साथ कल जाऊँ, फिर मैंने सोचा नहीं यार मैं निकलता हूँ, वो कल आ जाएगा। कभी कभी दिन मतलब रहता है थोड़ा ऐसा। इनफैक्ट जब मैं क्योंकि सारा जितना भी ये इलेक्ट्रॉनिक वाला सामान था, जब वो बकेट्स में नहीं रखना होता है, जब वो चेकिंग होती है सेपरेटली, तो मेरे पास बहुत सारे चार्जर और ये सब था, तो मैंने लैपटॉप अलग बैग में रखा था, जैकेट अलग उसमें रखी थी और इलेक्ट्रॉनिक्स अलग उसमें रखा था। तो एक आंटी थी और पता नहीं वो जिस तरीके से अपना बैग उन्होंने कैरी किया तो उन्होंने बकेट पे लगाया और लैपटॉप नीचे गिर गया। तो लैपटॉप गिरा, मुझे ऐसा लग रहा था कि आज दिन खराब है, लैपटॉप भी जाएगा। उन्होंने कहा बेटा, थोड़ा बुजुर्ग भी थी वो, बोला आई डिडंट मीन। मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, अब क्या बोलते हैं, बट ठीक है। लैपटॉप की मुझे लगा स्क्रीन कहीं खराब ना हुई हो, बट सही चल रहा है। परंतु जैसा भी है लाइफ में, अगर आप आगे बढ़ते रहो, चीजें मतलब मुझे लगता है कि अपने आप संवरती रहती है। कुछ चीजें हो जाती है लेकिन उसको लेके बैठ नहीं सकते। और फिर जिस तरीके से मतलब दिन संवरने लगा, चीजें होने लगी, सब कुछ मैनेज होने लगा, उसके बाद मस्त करके आरती देखी,
बहुत अच्छे से वहाँ पे बैठा, बड़ा एक सेल्फ रिफ्लेक्शन सा था। फिर अभी डिनर किया और अभी थोड़ा सा काम कर रहा था मैं। अब सोते हैं। गुड नाइट। और हाँ, मैंने अजीत की कल की फ़्लाइट बुक कर दी है। सेम फ़्लाइट है 11:55 की, जो उसे 1:55 यानी 2 घंटे में दिन में यहाँ पहुँचा देगी। तो कल उसे लंच पे मिलते हैं।